नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम सेल्फी विद हमारे नेताजी सीजन 2 में। आपके साथ हूँ मैं डॉक्टर आशा वत्स। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीति को दिया। हालांकि बीजेपी का दामन इन्होंने 2019 में थामा, लेकिन इससे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद से ये जुड़े रहे और अपना नेतृत्व देते रहे। बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी पहेलियाँ हम नहीं बुझाएंगे और आपका परिचय कराते हैं पश्चिम बंगाल मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद माननीय खगेन मुर्मू से। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, अक्सर लोग सोचते हैं कि जो हमारे राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनेता होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, क्या उनका बचपन एक आम इंसान के जैसा होता है या कुछ अलग होता है? तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही या प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही आपकी? एक्चुअली मैं जो ऐसे एक परिवार से मैं आया हूँ जिस परिवार में एक्चुअली उन्हें पढ़ाई लिखाई तो था नहीं। मेरा एक किसान परिवार से मैं आया। एक्चुअली मैं आता हूँ किसान परिवार, जैसे कि मेरा पिताजी, मेरा माताजी, पढ़ाई लिखाई उनका था नहीं, माताजी का भी थी नहीं, और वो एक्चुअली किसानों से जुड़े हुए थे। ज़मीन उसमें कुछ वहाँ से किसान से उत्पाद करे, यही था उसी समय। मेरे बचपन में तो मैं जैसे कि मेरा पिताजी बार बार बोल रहे थे स्कूल में जाना पड़ेगा, तो पहले मैंने स्कूल में जाने का मेरा भी बहुत क्या डर लगता था उसी टाइम में। क्या डर था, वहाँ स्कूल में जाएंगे क्या पूछेंगे, क्या मैं ये टीचर हमको क्या, फिर टीचर का कुछ प्रश्न आएगा तो जवाब क्या दूंगा। एक्चुअली मेरा अपना जो परिवार, मैं संताल परिवार से हूँ, संताल समुदाय से हूँ। संताल मतलब वो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो ये काम करने वाला ऐसा एक समुदाय है। अब आदिवासी लोग आप देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा कर्मठ होता है, काम में जुड़े रहता है, और स्कूल कॉलेज या कोई शिक्षा के बारे में उनका ज़्यादा सोच नहीं था पहले। तो जो काम करेगा, जो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या किसानों का काम वो ज़्यादा कर पाएगा तो इसका जीवन और ज़िंदगी अच्छा रहेगा। यही सोच था उसी समय, उस वक्त की सोच रही है। उसी था, उसी सोच से मैं भी सोच रहा था मेरे को भी वही करना पड़ेगा। क्या जमीन में जाके मैंने खुद जो किसान का जो जैसे कि हलवा जो हल बोलता है वो चलाता है, वो भी मैंने किया था। और जमीन से जुड़े सब काम, जैसे कि वो वहाँ का जो क्या बोले सीडलिंग्स जो होता है, अच्छा, वो भी मैंने मतलब बिल्कुल एक किसान की तरह, किसान एक का जो आम लोग की तरह, आम लोग की तरह वो सब कुछ मेरा मालूम है। जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े थे। उसके बाद स्कूल गए, स्कूल के बाद तो मैं प्राइमरी, उसके बाद मैं कॉलेज तक मैं गए। उसके मगध यूनिवर्सिटी से मैं जो मैं ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद तो मैं कोशिश किया जैसे जब मैं युवा था उसी समय जनता के साथ मेरा जो जितना क्या दोस्त लोगों के साथ एक साथ हम इधर उधर घूमते रहा, और जैसे कि क्लब वगैरह किसी जगह में जाना, एक साथ काम करना, जनता के लिए कुछ करना, क्योंकि देश के लिए, समाज के लिए उसी समय इतना सोच नहीं था, तो क्या किसी जनता को थोड़ा सा हम सहयोग करें, ऐसा सोच मेरा पहले से बचपन से भी था। अगर ये कहें कि उस वक्त बस सोच रही थी वो समाज सेवा तक थी, राजनीति के बारे में इतना लंबा नहीं था उसी समय। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि बचपन से ही आप राजनीति में आना चाहते थे या राजनीति से जो जुड़ाव है वो कुछ समय के बाद आपके मन में पनपा, या कहेंगे कि एक बीज जो रोपा गया राजनीति वाला, वो मन ने कब रोपा? राजनीति बचपन से तो मैं सोचा नहीं था मैं जैसे कि राजनीति में आऊँगा, लेकिन
जब मैं जो स्कूल उसी टाइम में जो छात्र फेडरेशन जो होता है एसएफआई में करते थे पहले, उसके बाद एसएफआई के बाद डीवाईएफआई किया, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन भी मैंने किया। उसके बाद मेरे को पार्टी में सीधा मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया उसी टाइम। मैं एक समय में क्या सीपीआईएम किया, सीपीआईएम, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उसी में मैंने जुड़े थे जी। तो उसके बाद तो मुझे फिर चुनाव में मुझे लड़ना पड़ा। मेरे को पहला मैं पंचायत सिस्टम में मेरे को चुनाव में मैं लड़े। मैं उसी पहला जो चुनाव मैंने लड़े वो है जिला परिषद। बंगाल में ऐसा होता है, एक पंचायत सिस्टम में 3 टायर होता है, एक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। मेरे को सीधा जिला परिषद में कैंडिडेट किया। जिला परिषद में मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैंने वो मेरे को 1983 में जिला परिषद में मेरे को कैंडिडेट किया था लेफ्ट फ्रंट की ओर से, और उसी चुनाव में मैं जीत गई। उसके बाद दोबारा फिर से मुझे जिला परिषद में ही कैंडिडेट किया था 1989 में, तो उसी में भी मैंने जीते 88 फिर उसमें मैंने जीते। जीतने के बाद 2003 तक मैं जिला परिषद का सहकारी सभाधिपति भी रह चुका हूँ। 2003 तक मालदा जिला परिषद का सहकारी सभाधिपति, और उसके बाद मैं 2003 के बाद 2006 तक मैं राजनीति में जुड़े थे। राजनीति में डीवाईएफआई किए थे, किसान सभा के मैं एक स्टेट लेवल लीडर भी बना। उसी समय स्टेट लेवल लीडर मुझे जिम्मेदारी दिया हुआ था, स्टेट लेवल का जिम्मेदारी मैंने निभाया किसान सभा के। वो बोलते उसी समय भारतीय कृषक समिति हुई था उसमें। और 2006 से मैं विधानसभा में मुझे प्रत्याशी बना, और 2006 से लगातार अब 2019 तक 3 बार मैं विधानसभा में फिर चुने। 2 बार जिला परिषद, 3 बार विधानसभा, 2006, 2011, 2016, मतलब 3 बार मैं विधानसभा में। मेरे को जनता ने मुझे वहाँ से आशीर्वाद दिया, मैं विधानसभा का सदस्य बना। और विधानसभा में 2 बार 3 बारी मेरे को एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया था। मैं चेयरमैन बन के मेरा जिम्मेदारी मैं निभाया वहाँ। और उसके बाद 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी में मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक बन के मैं अभी तक मैं एक सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी का जो आदेश, वो आदेश मैं पालन करते जा रहा हूँ। सर, राजनीति में आने का जो कारण है वो क्या रहा आपका? राजनीति में आने का कारण है एक ऐसे हैं, एक्चुअली छात्र समय जब मैं छात्र था उसी टाइम इस छात्र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तनाव और उसका अधिकार उसी कांग्रेस सरकार उसी समय में था। कांग्रेस का सरकार वो 1977 के पहले, उसी समय तो कांग्रेस का ज़्यादा, उससे पहले तो कांग्रेस का ही ज़्यादा हाँ सरकार भी था, बंगाल में भी था। इसीलिए मुझे एसएफआई करना पड़ा, उसके बाद डीवाईएफआई करना पड़ा, और बाद में तो लेफ्ट फ्रंट सरकार, और सरकार की ओर से मैं सरकार पार्टी का जिम्मेदारी मुझे निभाना पड़ा। पार्टी सोचे, पार्टी हमको जो जैसे कि पंचायत सिस्टम, उसके बाद विधानसभा में मुझे कैंडिडेट प्रत्याशी बनाया, और उसके बाद तो सरकार के काम में जुड़े थे, एक साथ हम किया। ऐसे एक्चुअली मेरा पहले ऐसे सोच भी नहीं था, और मैं कभी सोचा भी नहीं था मैं इसी में आऊँगा।
मेरा तो अपना जो परिवार जैसे पिताजी माताजी ज़मीन से जैसे जुड़े हैं, उसे मेरे भी सोचता मुझे भी वही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाद में मैं राजनीति में आ गया। अलग हो गई। राजनीति में आने के बाद मेरे को ऐसे राजनीतिक एक नेता अब सेवक जो भी कहे आप, तो इसमें अपना जो जिम्मेदारी पार्टी से मिलता है, उसी से CPIM के टाइम में भी और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो हमको जिम्मेदारी देता है वो मैं निभाते जा रहा हूँ। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो राजनीति है वो जीविका उपार्जन का एक साधन है। आपने भी सुना होगा बहुत सारे इस तरह के अगर कहीं एलिगेशन भी कह सकते हैं या लोगों की एक सोच कह सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली कोई राजनीतिक नेता अगर कोई राजनीति में आएंगे तो इनका सोच या इनका कर्म जीवन आप कहेंगे तो वो कोई जो अपने लिए और सोर्स ऑफ इनकम, ये सोच बहुत गंदा होता है, नहीं होना चाहिए। राजनीतिक नेता का एक सेवक होना चाहिए बिल्कुल। देश के लिए, जनता के लिए और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित में काम में जुड़ना चाहिए। यही सोच मेरा है। मैं बचपन से ही वही सोच लेके मैं अभी तक मेरा जो एक्चुअली जो मैं काम जैसे काम कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, रात तक, जो वही लेके मैं कोशिश करता हूँ उसी चलने का, तो क्योंकि मैं जनता का मैं सेवा करूं और जो आज जैसे कि परेशानी है गांव में, तो बहुत परेशानी होता है। और मैं गांव से आया हूं। मैं एक्चुअली देहात से, जी सर, जहाँ से कोई स्कूल, मेरा एक प्राइमरी स्कूल जहाँ पे मैं किया है स्कूलिंग का समय, वो गांव, उसी समय कुछ नहीं था, इतना अच्छे रोड वगैरह कुछ नहीं था, कम्युनिकेशन बहुत ख़राब था। तो इसीलिए मैं बचपन से ही देख रहा हूँ जो गरीब लोगों का सेवा करना ये सबसे बड़ा एक क्या होता है कि इंसान का, इंसानियत का काम है, अगर कहें तो काम है। तो सर, जैसे आप कह रहे हो ना भी कि आप जनता की सेवा में, तो राजनीति के माध्यम से अगर मैं कहूँ आज आप जुड़े हुए हैं राजनीति में और जनता की सेवा भी कर रहे हैं, तो कैसे कैसे अनुभव आपको मिले? इसमें मेरा अनुभव है जो ये जनता का सेवा जब मैं कर रहा हूँ, मैं जनता ने मेरे को इतना विश्वास कर रहे हैं। और मेरा जो कभी कभी मेरे ऊपर कुछ कोई अटैक हुआ, मैंने देखा छोटा मोटा कुछ अटैक भी हुआ। अच्छा। पहले हुआ करता था। उसी अटैक के समय एक समय कांग्रेस का बहुत ही एक क्या वो लोग मेरे ऊपर एक आक्रोश था, ऐसे कि मैं आगे ना बढ़ सके और जनता का सेवा कर रहा हूँ, गरीबों की सेवा में मैं जुड़े हूँ। मेरे को एक दिन अटैक किया अचानक, तो मैं देखा एक दो जन कहाँ से देख लिया। उसके बाद वो लोग पूरा कहाँ से इतना लोग आया, जमीन से कोई काम करने वाला लोग, कोई उसके पास जो भी था, किसी के पास एक जैसे कि एक लाठी था, किसी के पास एक क्या वो कोदाल बोलता है जिसको, और किसी कोई ऐसे करके जमीन में काम कर रहा था। उसी समय सोइंग का काम हो रहा था जी। तो वो लोग वैसे ही पूरा जमा होके मेरे को वहाँ पे एक्चुअली जो लोग आए थे उनको पूरा वहाँ से वो लोग चेस किया, गरीब लोग चेस करके उनको भागा दिया वहाँ से। तो उसी दिन से मेरा बहुत विश्वास हुआ है, अगर जनता का काम में जुड़े रहेंगे, गरीबों का कुछ करेंगे, गरीब लोग कभी बेईमान होता नहीं है। हाँ। गरीब कोई बेईमान कभी होता नहीं है। वो ईमानदारी से सबको, जैसे चाहे नेता हो चाहे कोई सेवक हो, उसको बचाता है। तो वो बहुत पुराना बात है जो मैंने कहा।
तो ऐसे ही मेरे को अभी विश्वास ऐसे है, मैं फिर देख रहा हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जैसे कि सेवा का काम जैसे वो कर रहे हैं, एक प्रधान सेवक बन के आज देश के सेवा में जैसे जुड़े हैं प्रधानमंत्री जी। आप देख रहे हैं सारे देश का जनता 140 करोड़ जनता तो है ही, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड का विश्व में आप एक ही नेता सब लोग मानता है, वो नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी मोदी बोल के सब लोग आज पागल है हर जगह। ऐसे ही एक सेवक वैसे होना चाहिए। राजनीति के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, राजनीति मतलब राजनीति में रह करके जनता का सेवा करना ही सबसे बड़ा ये माध्यम होता है। सर, राजनीति जो है वो 9 से 5 की जॉब नहीं है। राजनीति आपका अगर मैं कहूँ 24 घंटे की जॉब है। मतलब आप उसमें एक बार अगर घुस गए तो उसमें आप शायद अपने परिवार के लिए टाइम और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो सेकेंडरी हो जाती है, थोड़ा पीछे हो जाती है जी। तो आपकी लाइफ का कैसा अनुभव है? नहीं, मैं जब ये CPIM से मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया जी, तो कुछ CPIM का कोई नेता उसी समय हमको बोल रहे थे आप जा रहे हैं, लेकिन आप गए तो हम लोग को क्यों नहीं बोले? पहले तो बोलना चाहिए था, हम लोग भी जाते। और मेरा ऐसे एक जो इच्छा जैसे होता है, मैं किसी को साथ में लेके जाना, मेरा जो इच्छा है, मैं जो जहाँ जाना चाह रहा हूँ और सभी को लेके उसी जगह में लेके जाऊँगा। किसी को कोई जैसे मान के चलिए कोई लोग ऐसे को दबाव का काम, किसी को डराने के काम, एक कभी मैंने किया नहीं। बचपन से ही मैं सबसे मिलना जुलना, सबके मिल के एक साथ चलना ये कोशिश करता हूँ। इसीलिए वो मैं जब ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के टाइम में जब मैंने आया भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद अभी भी चुनाव जो होता है, मेरा क्षेत्र आपको शायद जानकारी है, 55% वो वहाँ पे मुस्लिम है, मुस्लिम आबादी है। 55% मतलब वो अब 50% वो जो मुस्लिम है। मुस्लिम मतलब इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को वो लोग मुस्लिम्स विश्वास करता नहीं है। हाँ, इसके खिलाफ ही हिंदूवादी वाला हिंदू पार्टी है, हिंदू का पार्टी है, यही है सोच। इसीलिए मैं उसी जगह से मैं आज चुन के आया हूँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो मुस्लिम उसी समय भारतीय जनता पार्टी जब मैं ज्वाइन किए, CPIM का जो मुस्लिम और हिंदू CPIM से जुड़े हुए थे, वो लोग अभी भी, ये जो मैं दूसरी बार का सांसद हूँ, अभी भी वो लोग मुझे चुनाव में सपोर्ट करता है। सर, राजनीति का जो आपका सफ़र है या राजनीति की जो दिनचर्या है उसमें आप पूरी तरह व्यस्त हैं, अभी आपने बताया। इसमें जो आपके दैनिक कार्य हैं, जो रोज़ का रूटीन है, आपकी फैमिली कितना सपोर्ट आपको कर रही है? अगर कोई किसी काम में कोई जुड़ेंगे तो कोई परिवार हो, कोई राजनीति के जगह में हो, जहाँ में कई व्यवसाय में होता है, कोई जैसे कि कोई जैसे कोई बिजनेसमैन हो, तो सबको एक्चुअली परिवार का सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। परिवार का तो पूरा सपोर्ट है मेरा पिताजी माताजी दोनों का सपोर्ट जैसे था, अब मेरा अपना परिवार में और बीवी का सपोर्ट, परिवार का सभी का सपोर्ट पूरा मेरे ऊपर है। इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाता, ये तो दिक्कत हो जाता। लेकिन फिर भी राजनीति में आने के बाद जो आपकी पारिवारिक कहूँ या व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक जो एक चक्र चल रहा होता है, काम चल रहे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क आता ही है। हाँ, फर्क मतलब वैसे जैसे राजनीति में आने के बाद जो परिवार में पहले जैसे मैं समय दे रहा, हाँ, इतनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन वो कम हो गया। और क्या सामाजिक जैसे कि काम अपना
जो समुदाय के साथ जैसे मैं पहले समय दे रहा था वो नहीं हो पा रहा है। जी। अभी क्या है, मैं सभी लोगों से जुड़ के काम कर रहा हूँ। आज क्या है, कोई मैं व्यक्तिगत रूप से कोई एक समुदाय के लिए नहीं, मैं हर समुदाय का मैं एक जैसे कि उनको सहयोग बन के एक सहयोग के इंसान बन के मुझे काम करना मतलब पड़ता जो है। चीज़ कहते हैं कि आप जहाँ से जुड़े, सिर्फ एक जनजाति से जुड़े हुए थे, लेकिन आज आपका जो ये कार्य क्षेत्र है ये बहुत विस्तृत हो गया, बहुत थोड़ा विस्तृत हो बढ़ गया है। राइट, आगे बढ़ गया है। हाँ। मेरा जो इतना विस्तृत हुआ, हाँ। एक समय में पंचायत सिस्टम में जब मैं रहा, हाँ। एक जिला के जैसे कि एक मेरा क्षेत्र रहा छोटा, आज क्षेत्र बड़ा हो गया, बड़ा हो गया और मेरा क्षेत्र जैसे विस्तार हो गया और जनता से बातचीत करना। अभी मैं एक सांसद होते हुए मेरे को सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, आज दूसरा जगह जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ऐसे करके कुछ दूसरे स्टेट का भी आज जनता से जुड़ना पड़ता है, उनको कुछ जिम्मेदारियां और जिम्मेदारी बनता है। जी। एक जैसे कि मैं एक राष्ट्र का सेवक हूँ, जी। भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का सभी अब देखेंगे तो कार्यकर्ता पदाधिकारी सबका फर्ज बनता है ये राष्ट्रहित के काम करना, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए काम करना। वही आज राष्ट्रहित के लिए मैं भी जुड़े हूँ और पार्टी का जो मेरे पर जैसे जैसे जिम्मेदारी मेरे को देना पार्टी से देता है वो मैं निभाते जा रहा हूँ। सर, दिनचर्या कैसी होती होगी, क्योंकि व्यस्तता इतनी है, तो कैसा शेड्यूल है आज? हमें ना पूरा शेड्यूल मॉर्निंग से लेके रात तक। जी, वो थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मैं सुबह जब मैं उठता हूँ सुबह, तो उसके बाद अपना जो सुबह वाली जो काम करने के बाद नाश्ता करने के पहले ही इतना विजिटर आ जाता है, सभी विजिटर से मैं एक्चुअली उनसे मिलता हूँ। विजिटर का बात सुनना पड़ता है, गांव से आता है, देहात से आते हैं, दूर से लोग आते हैं, वो महिला भी हैं, सब गरीब लोग हैं, आदिवासी, बहुत सारे सभी जनजाति का जैसे और अपनी हाँ वो भी आते हैं। इनसे मिलना जुलना, वो बातचीत करना, किनका क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को कैसे हम उसको समाधान किया जाए, ये सब करके उसके बाद मेरे को दूसरा जो जहाँ मेरा दिन भर जो प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम में अटेंड करना पड़ता है। कई सरकारी कार्यक्रम हैं और पार्टी का संगठनात्मक कार्यक्रम, उसी में भी मुझे जाना पड़ता है। मतलब मैं रात को कभी कभी 12-1 बजे भी मैं वापस मेरा अपना मकान में आ रहा हूँ, ऐसे भी है कभी कभी। और कभी कभी ऐसे मैं प्रवास में जाना पड़ता है, वहीं पे रह जाता हूँ रात भर, फिर सुबह दिन भर काम करके फिर कई बार मतलब ये कहें कि सुबह के निकले हुए रात को भी घर में नहीं घुसते, इसे भी है। हाँ। जैसे कि सदन चलते अभी जो सत्र में सोम से शुक्रवार तक जी सदन में जाना पड़ता है, ये तो मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। और मैं शुक्रवार यहाँ से हर शुक्रवार मैं यहाँ से अपना क्षेत्र जाना पड़ता है मुझे। जो सैटरडे संडे वहीं रहता हूँ मैं, अपना क्षेत्र में जनता का सब परेशानी क्या है जनसंपर्क करके, फिर संडे को रात 9:20 में एक ट्रेन है गौड़ एक्सप्रेस मालदा से, उसी ट्रेन पकड़ के मैं सुबह 4:30 बजे सियालदा, उसके बाद 7 बजे के आसपास फ्लाइट जो मिलता है उसी फ्लाइट पकड़ के मैं आ जाता हूँ। यहाँ से फिर 10:30 बजे के अंदर मेरे को सदन में जाना पड़ता है। संघर्षपूर्ण ऐसे संघर्ष चल रहा है, बहुत टफ है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि अक्सर एक आरोप, मैं कहूँगी आरोप लगता है कि राजनीति का जो स्तर है ना, पहले कुछ था और अब डाउन जा रहा है, थोड़ा नीचे चला गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब पहले जैसे कि राजनीति एक, इसमें राजनीति में क्या था, एक समय
इतना जैसे आज राजनीति में आप देखेंगे तो कुछ लोग तुष्टीकरण में घुस गया, पहले ऐसा नहीं था। तुष्टीकरण एक मुद्दा हो गया अभी जी। अब दूसरा क्या है, राजनीति मतलब वहाँ से कुछ सोर्स ऑफ इनकम, जैसा भी हमने कहा था जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। और राजनीति करते करते जैसे कि जनता का ज़्यादा उसका क्या उसका सपोर्ट करना, उसका सहयोग करना, और राजनीति करते करते जैसे सरकार में हम लोग जाते हैं, सरकार का काम एक राजनीतिक में नेता हूँ, उसके बाद जब मेरे को एक जनप्रतिनिधि बनाया, जनप्रतिनिधि होने के बाद जनप्रतिनिधि का काम यही होता है जो जनता का जो परेशानी है, जो उसका कमियां हैं, जो उनका मांग है वो पूरा करना। जी। तो ये तो अब अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ राजनीति में या कोई जनप्रतिनिधि और कोई पार्टी, कुछ पार्टी ऐसा है जो सिर्फ अपना लिए मतलब खुद के लिए सोचता है, और पार्टी करते करते क्यों जनता वो चला जाए, जनता को जो भी हो, जनता मर जाए, चाहे जनता गड्ढा में गिर जाए, लेकिन मेरा कुछ अपना स्वार्थ, अपना मैं रहूँगा तो सब कुछ हो जाएगा, मेरे लिए सब कुछ करना है। हाँ। इसी जगह इसी सोच के कारण आज राजनीति दिन के दिन नीचे गिरने, वो स्तर जो है वो नीचे आप देखिए डाउन हो जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए जी। राजनीति जैसे आज सदन 20 तारीख से सदन शुरू हुआ। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे राजनीति के स्तर की, तो राजनीति के स्तर जो नीचे चला गया है या कहीं कि दिन पर दिन और नीचे जा रहा है, तो इसके लिए अगर मैं कहूँ कि ज़रूरत है आदर्श नेता की, ये मेरा कहना है या फिर सभी का कहना है, लेकिन आपके अनुसार एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए? मेरा कहना है एक आदर्श नेता ऐसे होना चाहिए जो जनता के लिए सोचेंगे और देश के लिए सोचेंगे, राष्ट्रहित के, अपना हित छोड़कर राष्ट्रहित के लिए राष्ट्रहित के लिए काम करेंगे। तो मैं जैसे देख रहा हूँ मेरा नज़र में तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मेरा एक आदर्शवान नेता अगर कोई है तो मेरा आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं। मोदी जी में आदर्श नेता है, जैसे कि वो 24/7 आप जैसे काम कर रहे हैं, दिन रात इसको समान करके, दिन और रात ऐसे नहीं सोते हैं 4 घंटे तक, उससे ज़्यादा एक्चुअली वो सोता नहीं है। और देखिए कितना बड़ा जो वैश्विक स्थिति में भारत के जनता को बचाया। अब जैसे कि वो हम देखेंगे तो इसी टाइम जब कोरोना, इसी कोरोना में जो विश्व में आप देखें कैसे विश्व के हर देश कोरोना में वो लोग क्या है बहुत इसके मुश्किल में परेशानी में पड़ गया था, लेकिन भारत एकमात्र देश है जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पीछे हटा नहीं, उन्हें कोशिश किया सबको लेके सबको इसमें जुड़वाया, और सभी का प्रयास जो जैसे कि उन्होंने बार बार सबको बोले थे, अनुरोध किया सबका प्रयास होना चाहिए और सबको एक साथ मिल के इसके विरोध में, इसके खिलाफ हम लोग को लड़ाई करना चाहिए। इसलिए कुछ उसी समय विधिबद्ध कुछ नियम उन्होंने कहा, इस नियम हमको मानना है, थोड़ा डिस्टेंस हमको फॉलो करना है, थोड़ा दूरी में रहना, और ये क्या थोड़ा सफाई करना हाथ को कुछ लेने के पहले, और एक साथ हम क्या एक साथ जैसे कि घंटी बजाए, एक साथ हम थाली बजाए इसके बंगाल में तो उसको ऐसे बड़ा क्या घंटी बजाने से और क्या वो शंख बजाने से कि क्या कोरोना भाग जाएगा। बंगाल में उसी समय इतना लोगों ने
कुछ जैसे कि राजनीति में जो देखा तृणमूल कांग्रेस के ओर से बहुत गंदा गंदा बात बोले, जो मोदी जी जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं, थाली बजाएंगे तो क्या इसमें कोरोना चला जाएगा? अच्छा, क्या वहीं पे हम दिया जलाएंगे तो कोरोना चला जाएगा क्या? तो हो सकता है। ये क्या गुमराह करता है जनता को? तो ये तो सिंबलिक है, कुछ नहीं। हम एक साथ तो हो सकता है नहीं, ये देखने के लिए मोदी जी ने ऐसे सबको बोले। ऐसा तो नहीं है जो दिया जलाने से सब चला जाएगा, लेकिन हम दिया जलाएंगे, घंटा बजाएंगे, फिर हम घंटी बजाने के बाद फिर हम थाली बजाएंगे, शंख बजाएंगे। वो इसका क्या है, इसमें मनोबल की बात थी। हाँ हाँ, सब हम लोग इसके विरोध, इसके खिलाफ हम एक साथ लड़ सकते हैं। उसके बाद बोले तो हाँ भाई ऐसे करो, हाथ सफाई करो, फिर इसमें मास्क लगाओ और थोड़ा दूरी में रहो, मेंटेन करो। हाँ, थोड़ा मेंटेन करो, तब तो सब लोग ये मान के चले। तो इसलिए आज कोरोना से ज़्यादा क्षति ये भारत, बंगाल चाहे भारत का जनता का क्षति नहीं हो पाया जाता, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए ऐसा नेता होना ही चाहिए सबको, आदर्श नेता। आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जी मोदी जी। लेकिन सर एक चीज़ और भी है कि जो अभी वर्तमान में हमारे जो नेता हैं और भी हैं, मोदी जी से हटकर भी हैं, एक विरोधी पक्ष भी है या फिर और बहुत सारी पार्टी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर को गिराने में इनका भी कोई हाथ है? ना, वो तो वर्तमान नेताओं का भी सर कहीं ना कहीं। वर्तमान नेता में तो आप देखेंगे तो नेता में विरोधी का जो नेता है, जैसे आप देखेंगे अखिलेश यादव जी और इधर राहुल जी, तो इनका जैसे राहुल जी का वो क्या बोलते हैं, मैं तो सदन में जाके उनके बात सुनता हूँ जी, बहुत ध्यान से सुनना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बहुत ध्यान से सुनता है, राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और हमारे माननीय स्पीकर साहब बहुत ध्यान से सुनते हैं। और सब लोग हमारे भाजपा के और एनडीए के सभी नेतागण और जो सांसदगण ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने जब कुछ ऐसा लैंग्वेज, ऐसा कोई पॉइंट वो दिमाग में कहाँ से आता है पता नहीं, लेकिन उनको बोल हर समय बोलता है भाई तो ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, ताकि जैसे कि एक तो सदन का कौन सा जो बात है, कुछ जो नहीं इस्तेमाल नहीं करना, तो ये बार बार उसी एक्चुअली उसी को दिमाग में उसी के ही रखता है, ताकि वही अब बोलते बोलते फिर उसी जगह में आ जाता है जी। मैं एक दो करके ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो उनका स्पीच आप देखेंगे तो स्पीच में जिस पॉइंट को बार बार हमारे आदरणीय जो स्पीकर साहब ने बार बार बोल रहा है, सिर्फ टोके नहीं कभी भी, लेकिन वो बोले भाई इसको नहीं बोलना, इसको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो सुनता नहीं है, बीच में बोलते बोलते फिर उसी जगह में आ जाता है। तो ये तो एक्चुअली होना नहीं चाहिए। तो ऐसे किए कि इसीलिए आज देखिए कांग्रेस पार्टी का स्थिति क्या हुआ, डबल डिजिट पार नहीं कर पाया जी। और जो एक समय सपा का जो स्थिति था, आज यूपी में सपा की स्थिति दिन के दिन थोड़ा सा वही पूरा नीचे गिरने जा रहा है। तो मैं इसीलिए कुछ राजनीतिक नेता हैं जिनका, जैसे अब बंगाल में देखेंगे तो ममता बनर्जी के संज्ञान में सब कुछ हुआ, जनता के ऊपर जैसे हमला हुआ, जनता का लूट हुआ, केंद्र सरकार का कोई वहाँ का विकास का जो काम वहाँ लागू नहीं हो पाया और पूरा लूटे वहाँ। और अभिषेक बनर्जी, उसका जो भाईपो जिसको बोलता है,
तो अभिषेक बनर्जी जैसे वो पूरा, वो तो एक क्या कहा, करप्शन ही करप्शन उसका है। तो ममता बनर्जी का संज्ञान में है, उनका जानकारी भी है, लेकिन इसको एक्चुअली इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए, रुकाने का कुछ भी नहीं, कदम किसी तरह का नहीं उठाया, कदम नहीं उठाया। तो 3 बार उसको चुनाया वहाँ का जनता, ममता बनर्जी को। आज देखिए, इसीलिए ममता बनर्जी वो क्या कहाँ चला गया, उसका एक समय 200 से ज़्यादा सीट उनको मिलता था विधानसभा में, आज कहाँ चला गया। आज 80 से ज़्यादा डबल डिजिट पर नहीं कर पाया। और उनका पार्टी के सभी आज सांसद हो या विधानसभा के विधायक हो, ये लोग का बांट रहे हैं, 2-3 भागों में आज बांट गया। तो ये ऐसे से दिन के दिन और राजनीति और सरकार, जैसे कि राजनीति और सरकार दोनों को ये लोग एक साथ मिला के काम कर रहा था। ये नहीं होना चाहिए। राजनीति का काम राजनीति नेता जैसे करेंगे, राजनीतिक रूप से करेंगे, राजनीति के लिए करेंगे, और जनता या देश के हित के लिए काम करेंगे। लेकिन और सरकार तो करेंगे, तो सरकार का काम है जो राष्ट्र का जो सुविधा है जितना, वो सुविधाओं को जनता को पहुंचना चाहिए। ये है एक जनप्रतिनिधि का काम और सरकार का काम। लेकिन इसमें आज देखेंगे तो है नहीं। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही मैं देख रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैं सही रास्ता में, आज मैं सही रास्ता में आ गया लास्ट टाइम। अगर नहीं इसी में नहीं आता तो मेरे भी वही होता। तो आज CPIM का स्थिति क्या हुआ, बंगाल में CPIM का स्थिति दिन के दिन खत्म हो गया। एक समय सरकार में था वामफ्रंट सरकार, लेफ्ट फ्रंट सरकार चला रहा था। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे जनता को सहयोग करने के लिए, देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए राष्ट्र का काम कर रहा है। राष्ट्र ही एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो मैंने कभी किसी पार्टी में नहीं देखा, एक पार्टी का कोई कार्यक्रम में आज भारत माता का, आज हम जैसे कि भारत माता को हम पूजा करते हैं। भारत माता मतलब भारत के सभी, हाँ, देश के और ये 140 करोड़ जनता को, तो ये एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ही करते हैं। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा जो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और बीजेपी के कार्यकर्ता न बन के मेरे को जो जिम्मेदारी मेरे को पार्टी की ओर से दिया ज़्यादा है वो मैं निभाते जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सर आपको नहीं लगता कि जो युवा है या जो एक साफ छवि वाला युवा, उसे राजनीति में आना चाहिए अब? हाँ, युवा सभी जो अभी युवा का एक्चुअली युवा राजनीति में नहीं आएंगे तो कोई देश का, किसी देश का भी वो विकास आगे भी नहीं बढ़ सकता है, विकास भी नहीं हो सकता है। युवा का ये योगदान बहुत ही जरूरी है। युवा का योगदान, छात्र युवा, इसका योगदान बहुत जरूरी है। राजनीति मतलब ऐसे नहीं, गंदा राजनीति में जुड़ना नहीं चाहिए। तो राष्ट्र हित के लिए जुड़ना चाहिए सब युवा को। तो मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सभी युवा को, जे सच्चे काम करने के लिए, और ये क्या सभी जनता का भलाई हो, इसलिए सबको काम में जुड़ना चाहिए। और देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा की योगदान बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा खेल कूद में भी युवा जैसे, आज देखा है जो आज जो हम लोग आज क्या है पदक हमको मिलता है, क्या सोना
फिर ब्रॉन्ज, सब कुछ मिल रहा है। खेल कूद में आगे बढ़ रहा है, फिर वैसे ही राजनीति में भी आना चाहिए सब युवा को। राजनीति भी थोड़ा अपडेट होती हाँ, है, क्योंकि update युवा होना की सोच थोड़ी आगे की सोच होती है, होती है। तो सब जगह बदलाव जरूरी है। युवा आएगा तो थोड़ा राजनीति में भी बदलाव भी होगा, बदलाव और भी आएगा। जैसे आपने कहा विकास की तरफ भी आगे जाएगी। जी जी सर, आपने 2019 में बीजेपी का दामन थामा या कहीं बीजेपी से जुड़े, तो वो सोच क्या रही कि मुझे अब यहाँ से अगर कोई चेंज चाहिए या परिवर्तन करना है तो मुझे बीजेपी से ही जोड़ना है, तो उसके पीछे की सोच क्या थी आपकी? उसी समय मैंने सोचा था, उसी समय जब एक पार्टी से दूसरा पार्टी में ज्वाइन करने जा रहा था, उसी समय मेरा सोच था एक पार्टी ही करूँगा। क्योंकि जो पार्टी में देखा, एक जो CPIM का था, डाउन टू रन पीपल जितना है, गरीब जो जानता है, इनके लिए काम करते हैं। मैंने देखा उन्हीं के लिए, मैंने उसी समय से जब मैं छात्र में था, उसके बाद युवा में DYFI करते थे, उसके बाद किसान सभा में मैं रहा, तो उन्हीं के लिए मैंने काम किया था। और उसके बाद जब देखा मैंने CPIM का, दिन के दिन पार्टी में जैसे एक क्या बोले, सबके लिए, देश के लिए, भलाई के लिए काम में जुड़ना चाहिए, जिस एक विजन को देख के मैंने पार्टी में आए थे, तो दिन के दिन वो नीचे गिर रहा था। उसी समय 2019 में आप देखेंगे तो, और जो बीजेपी का मैं देख रहा था, बीजेपी उसी समय जैसे देश आगे बढ़ सके, जनता का जो मांग है वो भी जनता का पास उसको मिले, इसलिए वो लोग को बहुत बढ़िया से काम कर रहा था। इसलिए मैं एक्चुअली बीजेपी में मेरा बाद में मैंने देखा जो CPIM से मैं कैसे, जब मैं हट गया, और CPIM मेरे को उसी समय एक बार मेरे को विश्वास भी नहीं कर रहा था, बोला था वो भाजपा में आप ज्वाइन कर गए। मेरे वो मालदा में, कोलकाता में रहा, उस समय मैं विधायक रहा, तो मालदा से मुझे फ़ोन करके पूछा है आप क्या दिल्ली में चले गए? मैंने कहा भाई मैं दिल्ली में कहाँ, मैं तो कोलकाता में हूँ। सुबह से तंग करने लगा मुझे, सुबह से बार बार फ़ोन करके मुझे पूछा जा रहा था, तो आप दिल्ली में जाके अब भाजपा में ज्वाइन किया। मैंने कहा भाई मैं सोचा भी नहीं कभी भाजपा में ज्वाइन करूँगा। उससे पहले मुझे दिलीप घोष जी बार बार बोले थे, और दिलीप जी एक समय मेरे एक स्थायी समिति होता है वहाँ का, एक स्टैंडिंग कमेटी, उसी कमेटी का चेयरमैन में रहा दिलीप घोष जी, मेरा कमेटी का मेंबर रहा था, एक विधायक जब था दिलीप घोष जी। तो उन्होंने बार बार बोल रहा था भाई आ जाइए, एक साथ हम भाजपा हम करेंगे, पार्टी में आ जाइए। क्या CPIM का स्थिति तो अच्छा नहीं, दिन के दिन तो घट रहा है, नीचे गिर रहा है, तो आप आ जाइए। मैंने कहा आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रहिए, मैं इसी में हूँ, और दोनों में जैसे दोस्ती है, हम लोग बहुत अच्छे एक दोस्त वही रहेगा। तो लेकिन जब मुझे फ़ोन करके बार बार तंग कर रहा था, मैंने समझाया, लेकिन वो लोग समझे नहीं। 3-4 बार फ़ोन करने के बाद मैं एक बार अपने मोबाइल से एक क्या वीडियो कॉलिंग करके मैंने दिखाया मैं कहाँ पे हूँ। वो लोग बार बार पूछ रहा है मुझे आप दिल्ली में हैं? मैंने कहा मैं कोलकाता में हूँ। विधानसभा के बाद मैं क्या बोले MLA हॉस्टल में हूँ, आवास MLA आवास है, वहाँ पे विधायक आवास में रहा। तो लोग विश्वास करते नहीं थे। तो मैं वीडियो कॉलिंग करके जब दिखाया तो लोग बोले अरे भाई आप तो ठीक है, तो आप सही कर रहा था, आप सही कर रही थी। तो लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग को ऐसे सब लोग बोल रहा है वो बीजेपी में ज्वाइन कर गया, तो जल्दी आ जाइए। तो मैंने कहा मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, आप बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए बोले तो मैं बीजेपी में ही ज्वाइन करूँगा। और 2019 का वो था 1 फरवरी, नहीं 11 फरवरी, वो रात को मैंने शाम में 11 मतलब 11 फरवरी में मैं टिकट बनाया फ्लाइट का। 12 फरवरी यहाँ पे आ गए। उसके बाद 12 फरवरी में मैं
पार्टी ऑफिस गए, राष्ट्रीय कार्यालय में जाके उसी समय कैलाश विजय वर्गीय जी थी जी। और सभी कार्यकर्ता लेके मैंने कैलाश विजय वर्गीय जी के हाथ से मैंने झंडा मुझे मैंने दिया, उसी दिन मैंने ज्वाइन किया जी। और उसके बाद तो मेरे सोच ही एक है, जब राजनीति कर रहा हूँ राजनीति ही करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से करना चाहिए। अभी तक वही मेरा अब बोलेंगे तो वही मेरा सोच लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर ऐसा है क्या बीजेपी में जो एक संगठन के तौर पर इस पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है, या मैं कहूँ बेहतर बनाता है? जैसे आप कह रहे हो कि औरों से बेहतर है, जाहिर सी बात है तभी आपने इसे चूज़ किया और इसके साथ आप जुड़े। राष्ट्रहित की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं कि एकमात्र बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जो स्वार्थ हित से छोड़कर राष्ट्रहित की बात करती है जी। तो ऐसा क्या आपको लगा? ना, ये तो मैं जब देखा, अभी तक मैं देख रहा हूँ जो बहुत सारे पार्टी मेरे जब मेरे जीवन मेरे ज़िंदगी में मैंने देखा, जैसे कि मैं CPIM, लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस को भी मैंने देखा और अभी भी मैं देख रहा हूँ। भाजपा में ये नहीं है क्या राष्ट्रहित के बिना वो दूसरा किसी जैसे कि अपने लिए कोई समुदाय के लिए, कोई जनगोष्ठी के लिए वो कोई ऐसे करके बंटवारा करके किसी को अपना पार्टी को वहाँ पे मजबूत करने के कोशिश करता है, ऐसा नहीं है जी। भाजपा में एक ही है लक्ष्य, हमारे देश के जनता 140 करोड़ जनता है, इस जनता के लिए हमको काम करना है, इनके लिए ही हमको क्या अपन को इसमें जुड़ के रखना है। जैसे कि सेवक जैसे होता है, कोई मंदिर का कोई सेवक जैसे होता है, कोई पुजारी होता है जी। जैसे भगवान से जैसे कि वही एक ही मांग होता है, सभी हमारे भक्तगण अच्छा रहे। ये भाजपा में मैंने देखा, यही सोच है जो सभी जनता, भारत का सभी जनता जितना है, सभी जनता अच्छा रहे, सभी का मतलब जो लोग आज पिछड़ा वर्ग जैसे पीछे पिछड़ा वर्ग है, इनको आहिस्ता आहिस्ता राष्ट्र का सभी उनका जो विकास के लिए उनको जो सहयोग होना मिलना चाहिए वो मिलवाना चाहिए। जैसे आप देखें हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आज कहाँ से कहाँ तक हमारे यहाँ का जो अर्थव्यवस्था को लेके गया, 11 से आज चौथा थर्ड जो अर्थव्यवस्था में हम जा रहा है, 3rd नंबर पर है। और 25 करोड़ जनता को जो पिछड़ा वर्ग, जो पीछे जो नीचे एक समय जो लोग गरीबी रेखा से नीचे था जी, इनको ऊपर उठा के आज देखो 25 करोड़ जनता आज सभी अब बेसिक एक इंसान एक उनका जो मिलना चाहिए, जैसे कि वो जो उनका लिए जो एक भारतीय के रूप में वो बाँच सके, अपना जो मांग पूरा हो सके और अपना जितना एक इंसान के रूप में वो अपना उस क्या परिवार को चला सके। इसलिए सरकार के ओर से आज पार्टी के ओर से आप देखेंगे तो पार्टी पूरा ही इसमें जुड़े हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, हमारे देवतुल्य पदाधिकारी आप देखेंगे तो इसी में जुड़े हैं। इसलिए आज भारत का दिन के दिन आप देखेंगे तो आगे बढ़ रहा है जी। आज विश्व के सभी देश आज भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। और भारत के यहाँ का NDA हो और भारत का सभी मंत्रीगण कैसे ईमानदारी से काम में जुड़े और ईमानदारी से काम करते करते आज भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यही है।
मेरे को तो यही अच्छा लगा। भारत में अगर बात करें, आपका जो संसदीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, मालदा उत्तर, यही है जी। तो यहाँ का जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस क्षेत्र की जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी संरचना है, और उस संरचना को अगर आपसे कहा जाए कि उस संरचना के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, तो आप कैसे शुरू करेंगे इसको? मेरा जो मालदा उत्तर जो क्षेत्र मेरा है, जहाँ से जनता ने मुझे चुन के यहाँ पे भेजवाया एक सांसद के रूप में। एक्चुअली 2019 से पहले तो बहुत ही खराब स्थिति था वहाँ, और पूरा किसान बेल्ट है। खेती एक्चुअली वहाँ खेती के जैसे कि वही है, खेती के व्यवस्था है वहाँ पे, और इंडस्ट्री नहीं है। मालदा उत्तर में कोई इंडस्ट्री जैसे नहीं है, वैसे ही सभी लोग खेती के ऊपर निर्भरशील हैं। वहाँ ज़मीन कुछ आदिवासी लोग हैं, कोई कुछ जैसे कि मालदा उत्तर में जो आदिवासी और हिंदू और वहाँ का जो मुस्लिम लोग, इसमें भी आप देखेंगे तो गरीब लोग ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा है। वहाँ से अब सबसे ज़्यादा कि पलायन होता है। ये माइग्रेंट लेबर, अब जितना माइग्रेंट लेबर है वो मालदा उत्तर से ही बहुत माइग्रेंट लेबर दिल्ली में आते हैं, कोई मुंबई में जाता है, कोई यूपी में है, कोई मध्य प्रदेश में जाते हैं। इसी बहुत सारे जगह में ये लोग बांटा हुआ, वो लोग माइग्रेंट लेबर पलायन करके आते हैं। एक्चुअली वो लोग अपना परिवार को चलाने के लिए वहाँ पे एक्चुअली जो खेती से वो नहीं हो पा रहा, इतना है नहीं वहाँ पर कुछ। हाँ, नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको पलायन करना पड़ता है। तो मेरा इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से मैं मिले थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी से भी मिले, और हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले मैंने जेपी नड्डा जी से भी मिले थे, और हमारे BL संतोष जी हमारे संगठन महामंत्री हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, उनसे भी मैंने मिले। और ये सुनील बंसल जी और हमारे सभी वहाँ का इंचार्ज जो हैं प्रभारी प्रदेश के, जैसे जो यहाँ से प्रभारी बन के गए हैं, सभी से मैंने मिला। मेरा कहना है वहाँ का डेवलपमेंट अगर करना है तो किसानों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। वहाँ पे सिंचाई का कोई इतना जगह ज़्यादा नहीं है, और वहाँ ये कटान का थोड़ा समस्या वहाँ पे है। कटान मतलब गंगा फुलहर नदी है, इसका कटान के दौरान कुछ लोग बहुत परेशानी में है। इसको रोकथाम करने के लिए कुछ होना चाहिए। और अभी तो कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और ये ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इनका सौजन्य से तो बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरा क्षेत्र में मालदा को लेके 6 वहाँ का अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, तो बढ़िया स्टेशन भी बन रहा है, और कनेक्टिविटी के लिए और रेल लाइन, फिर भी स्टॉपेज वगैरह वो भी हो रहा है। अभी वहाँ से वहाँ का ये जो मांग है वो है एयरपोर्ट। अगर एयरपोर्ट नहीं रहेगा तो अब कभी भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। एयरपोर्ट बनने के बाद वहाँ से कि जो कोई व्यवसायी, कोई छात्र, कोई वहाँ से इलाज के लिए कोई लोग जल्दी से वहाँ से आना चाहते हैं बेहतर इलाज के लिए, तो इसीलिए एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट बनने के बाद क्या है, वहाँ पे मालदा में आम प्रसिद्ध है, आम वहीं पे मैंगो का बहुत अर्चार्ड वहीं पे है। वो भी थोड़ा डेवलप कर पाए, इसको थोड़ा सा हम सहयोग कर पाएगा तो आम का जो वहाँ का जो चासी जो है, आम जो लोग जो लगाता है, उत्पाद करता है, उत्पादों को हम सपोर्ट दें तो इसमें भी थोड़ा सा डेवलप हो सकता है।
और वहाँ का जनता का जो समस्या है वो भी हम ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं किसान और ये सिंचाई, किसान का थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। और महिलाओं को, जो महिला तो बहुत वो गरीब है, वहाँ पे वो क्या SHG ग्रुप है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा होगा। आदिवासी भी हैं और ये भी है महिला का, आदिवासी से समुदाय से है और मुस्लिम समुदाय से भी है। बहुत गरीब आदिवासी महिला हैं, इनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और कुछ वहाँ फिर ये किसान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको फिर सपोर्ट, उनका जो उत्पाद जो होता है, जो वो लोग प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन को हम बिक्री के लिए क्या उस हम अगर मार्केटिंग का व्यवस्था हम कर पाएंगे जी, तो बहुत ही उसका डेवलपमेंट हो सकता है वहाँ का। ये मैंने सोच रहा है। मैं फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिलूँगा और सभी जैसे कि किसान के लिए मैंने शिवराज चौहान जी से भी मैंने मिला था जी, उनसे भी बताया। उनका भी सब लोग, मेरे को लगता है अभी जैसे कि सपोर्ट मिल रहा है। आज पहले तो ममता बनर्जी की सरकार थी, उसी समय TMC हम लोग को सपोर्ट किया नहीं, कोई सेंट्रल का कोई असिस्टेंस हम लोग को वहाँ पे लागू नहीं कर पाया, जो लोग विरोध करते थे। तो आज हमारे वहाँ का जनता ने आज भरोसा किया भाजपा को, तो आज भाजपा का सरकार बना, पश्चिम बंगाल सरकार बनी। और पश्चिम बंगाल सरकार का एक जैसे कि एक बोलेंगे तो एक राज्य का सेवक बन के, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने जैसे काम कर रहे हैं, जैसे जनता के हित में, बंगाल के हित के लिए वो काम कर रहे हैं। और डबल इंजन सरकार, इसका पूरा सा पूरा वहाँ पे सभी काम लागू हो जाएगा तो लगता है वहाँ का विकास जल्द से जल्द, बहुत जल्दी हो पाएगा। मेरा ये सर, इस मंच के माध्यम से बतौर लोकसभा सांसद पिछले 2 वर्षों का अनुभव या उपलब्धियां जो आपकी रही हैं वो आप हमें बताइए ना। ये आज जैसे उपलब्धियां मैंने बताया आपको, मेरा ऐसे होता है तो जे मंच के ओर से जैसे आपने जो क्वेश्चन कुछ पूछे, तो ये तो बहुत बढ़िया है, जनता के बीच में जाना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि, चाहे कोई जननेता हो जी, सबका जीवन के बारे में सबका जानकारी होना ही चाहिए। और अपना उपलब्धियां जो बचपन से जो हैं, ये भी विस्तार से बोलना, विस्तार से सबका जो पक्ष जाना चाहिए, ताकि हम लोग क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उनका जीवन से उनका जो आज उपलब्धियां हम लोग वहाँ से हम जो मिला हम एक चाय वाला से आज प्रधानमंत्री, तो ये तो वहाँ से हम लोग सीखे, वहाँ से हम लोग देख के हम लोग जैसे देखता है, आँखों से जो देखना मिलता हमको सौभाग्य होता है। उसके बाद भी मैं उनका बचपन का जो स्थिति था, उसके बाद किया कैसे अपना जीवन का लड़ने के बाद ये तो लड़ाई करते करते इसी जगह में आए, तो ये भी सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सब लोग ऐसे ही उसी से ही कुछ लोग अपन को करेक्शन भी कर सकता है जी। कुछ ये क्या गंदा या कुछ गलत कुछ सोच है, वो भी कुछ अपना मन से हटा सकता है। इसलिए तो होना ही चाहिए ऐसे थोड़ा। आप जैसे मंच के ओर से आप जो आज जैसे कि हम लोग का बीच में बातचीत हो रहा है, जो घरेलू बातचीत जैसे होता है, वही तो ये क्या है, ऐसे से सीखना मिलता है हम लोग को बहुत। अब ये सर 2029 में
चुनाव होंगे, हम सभी को पता है। सिर्फ इतना बताइए कि आप अपने संसदीय क्षेत्र से जन सेवा के जो भी कार्य लेकर आने चाहते हैं, आपने अपनी वरीयता सूची में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐड किया होगा, वो क्या है? मैं 2019 का जो चुनाव हूँ, जो 2000 जैसे 24 का चुनाव में जो मेरा जो जैसे कि मैं लक्ष्य, ये चुनाव में मैंने संकल्प पत्र जैसे हमने दिए थे। आज 2026 का विधानसभा चुनाव में जो संकल्प पत्र जो हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अरे बंगाल के लिए जो संकल्प पत्र में जो भाजपा की ओर से वहाँ पे एक्चुअली प्रकाश किया था, वही मेरा एक्चुअली क्या है सोच, संकल्प भी है, उसी को लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो अभी जो कुछ नहीं हो पाया, जैसे तृणमूल कांग्रेस ने करने नहीं दिया था, आज हमारे डबल इंजन सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी जो कि सपोर्ट दे रहा है, जैसे कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो गरीब और जो पिछड़ा वर्ग, इनको आगे उठाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर। जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, ये पूरा करने में जो कुछ भी है, लगता है इस बार हो जाएगा। 2029 में मेरा सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है वो एयरपोर्ट, मालदा में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। वो मैंने हमारे माननीय मंत्री जी से मैंने मिले एयरपोर्ट के लिए। मंत्री जी मुझे कहा एयरपोर्ट तो ज़रूर इस बार हमारे जब एक तय होगा हमारे लक्ष्य, इसी में मालदा को हम जुड़ेंगे, तो वो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा जो मांग मालदा के लोगों का, मेरा क्षेत्र के लोगों का, वो मांग पूरा हो जाएगा। और एक है सबसे, और दूसरा मुद्दा है वो नदी का जो कटाव जो हो रहा है, कटान, ये इरोशन, इसको अब रोकथाम हो जाए, बंद हो जाए, इरोशन ख़त्म हो जाए, तो वहाँ का जो जैसे परेशानी वो भी कम हो जाएगा। वो मेरा लक्ष्य। और भाजपा के जो संकल्प पत्र जो आएगा, उसी को लेके मैं एक कार्यकर्ता के होने के नाते मेरा ऊपर जो भी पार्टी का जो मेरे ऊपर जो दायित्व मेरे ऊपर जो देंगे पार्टी की ओर से, वो दायित्व में निभाएंगे। दायित्व में जैसे हम मेरे ऊपर पार्टी का इच्छा जो है, पार्टी हमको जो काम देंगे वो काम मुझे करना है। सर, आप तो 2019 से बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन 2014 से लेकर आज तक 12 वर्ष हो गए लगभग, आपकी सरकार बीजेपी की सरकार, विकास कार्य किए हैं, विकास कार्यों का दावा भी किया है। मैं बस इतना जानना चाहूँगी कि उन विकास कार्यों का आप जब विश्लेषण करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हाँ, ये जो देखिए आज 2014 से 2026 तक ये 12 वर्ष में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे कि वो 12 साल में 12 वर्ष में ये कि सबका साथ सबका विकास संकल्प लेके जैसे शुरू किया का, आज 2014 के बाद आज 2019 में सबका विश्वास भी जनता ने दिया। और 2019 के बाद 20 से 22 तक जैसे यहाँ पे कोरोना, उसके विरोध में सब लोग का कोरोना से देश को बचाने के लिए सबका सहयोग भी मिला। जब प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था आज पूरा किया सब लोग। तो ये सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जी, इसको लेके हम जो आज विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, और 2047 तक हम ये के जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो सोच आज प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लेके जनता के ऊपर, जनता को आज सहयोग के लिए और प्रयास में सबको जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो
यही हमारे जो जैसे कि एक भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी यही मांग है, एक राष्ट्र। आज जैसे एक राष्ट्र में सब लोग हम ये एक साथ हम मिल सके, एक साथ हम जुड़ सके, एक साथ हम यहीं पे बच सके। कोई दूसरा देश हम लोग को कोई एक उंगली नहीं दिखा पाए, कोई आँख नहीं दिखा पाए। दूसरा देश को हम आज अब देखिए, जैसे कि दूसरा देश एक समय हम यहाँ का सरकार जब 2014 के पहले आप देखेंगे तो क्या यहाँ का सरकार डर रही थी। उसी समय दूसरा देश ने आँख दिखाती थी तो ये लोग क्या चुपचाप बैठ जाते थे, कभी उसका पैर भी पकड़ लेती थी। आज क्या है, आज ये एक उंगली दिखाई तो हम 2 उंगली दिखा सकते हैं। कोई उंगली दिखाने के कोई ऐसा साहस नहीं है। आज आग भी नहीं दिखा सकते, जैसे कि पाकिस्तान को उसको सबक सिखा दिया नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ का सरकार ने, हमारे अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने। यही है, ऐसे करके मेरा कहना है यही पूरा हम विस्तार से हम इसको हम चर्चा करें, विस्तार से हम बताए, सब जगह में हम इसको विस्तार से 2014 से 2026 तक जो हुआ और 2027, 28, 29 में जो होगा, अब ये हम विस्तार से हम बताएंगे तो बोलेंगे। तो अब देखें, देश के आज 22 राज्य आज भारतीय जनता पार्टी का और सत्ता में आ गया भारतीय जनता पार्टी। तो वैसे तो नहीं है यार, जनता ने आज भरोसा किया। आज जनता का भरोसा ही सबसे क्या मूल्यवान होता है, वही सबसे बड़ा महत्व होता है। तो जनता आज सोचे, जनता का आज सोच, भरोसा, यही हमारे एकमात्र क्या है, इसको हम संबल इसको बोल सकते हैं। इसको लेके हमको चलना है जी, जनता को लेके हमको चलना है। जनता का उसका जितना हो सके उसका हम सहयोग करें। यही है भारतीय जनता पार्टी, यही है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी, उनका नेतृत्व, कर्मठ नेता, परिश्रमी नेता, कभी छुट्टी ना लेने वाले नेता, हर वक्त देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए, विकास के लिए सोचने वाले नेता। इनसे आपने क्या सीखा? अब ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, मैं इसीलिए कहता हूँ एक देवतुल्य नेता सभी है, कार्यकर्ता, पदाधिकारी। इन लोगों से मैंने सीखा हूँ। मैं जब CPIM में था उसी समय तो मेरे को इतना देश के लिए और जनता के लिए इतना हमको जुड़ना पड़ेगा, अपन को काम में करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए, राष्ट्र। ये पहले सोच मेरा नहीं था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और ये पार्टी का नेतागण के जो जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय नेता और प्रदेश का नेता, पदाधिकारी जो सभी को मैंने देख रहा हूँ, संगठन का नेता जो है, तो सबसे मेरे को एक शिक्षा का एक उपलब्धियाँ, मेरे शिक्षा का एक क्या बोले उसका मैं स्कोप मुझे मिलता है। तो मुझे भी सब कुछ में मुझे जानकारी नहीं है, सब कुछ नहीं कर ऐसा नहीं है। मैं बचपन से ही मेरे को सब कुछ जानकारी है, ऐसा नहीं। मैं भाजपा के सभी नेतागण से मैंने बहुत कुछ सीखा। और हमारे विचार परिवार के जो लोग हैं, जो आमना सामना आता नहीं है, लेकिन बहुत वो लोग नीचे जो राष्ट्रहित के लिए जैसे कि विचार परिवार का जो लोग काम कर रहे हैं, इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, खास करके RSS से। तो मेरे को लगता है यही सही जगह है जहाँ पे मैंने पाए रखे हैं, जहाँ से जिस पार्टी को लेके मैंने आज काम शुरू किया 2019 से आज 7 वर्ष हो गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यही मेरा एक क्या बोले जो लास्ट एक जगह है जिस जगह को लेके मैं आगे भी मैं जा सकूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। इसे मेरा सोच, इसी सोच के लेके मैं
आगे बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। सर, आज केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं, सरकार उन्हीं की है और एक बहुत लंबे समय 12 वर्ष अभी हमने बात करी है, उन्हीं की सरकार चल रही है। देश के विकास के लिए, सबके लिए इस तरह का जो काम हो रहा है, आपको अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 तक का नंबर, उसमें से आपको नंबर देना है कि इस सरकार ने देश के विकास के लिए किस नंबर पर आएगी, कितना काम किया है? देखिए, तो ये अगर आप बोलेंगे तो ये 1 से 10 अब जो नंबर जो हैं उससे भी ज़्यादा मेरा कहना ये भी कम, बहुत कम होगा। ये उसी में भी जितना हुआ है, आप यहाँ हमारे नेता नेतृत्व और सरकार के प्रधानमंत्री के वो लेके सभी मंत्रीगण का, जो अब आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, इस सभी हमारे नेतागण, जैसे कि यहाँ नड्डा जी हैं और अभी हमारे राष्ट्र जो सभापति, राष्ट्र जो हमारे स्पीकर जी, अध्यक्ष, बिरला जी। हाँ, तो सभी का मुझे सीखना वहाँ से मिलता है। और इसीलिए मैं कहूँगा जो आज जो हमारे नेता नेतृत्व मैं 1 से 10, मतलब 10 में से 10 ही मैं दूंगा, उससे कम भी नहीं जा हो सकते हैं आप, कोई बात नहीं, बोल उससे सकते हैं। कम नहीं हो सकता है। ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। बस वही सुनना था, ज़्यादा आप देंगे। जी सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और बहुत एक उम्मीद हम और करेंगे कि आपके यहाँ से जो एयरपोर्ट की ऊंची उड़ान होगी, आपके संसदीय क्षेत्र की भी उतनी ही ऊंची उड़ान, उसके विकास की भी उतनी ऊंची उड़ान रहे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए नेता और एक नए नेतृत्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।